नमस्कार, आप देख रहे हैं फसल क्रांति। मैं हूं आर्यमन यादव। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर एनपी गुप्ता जी। हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे, आज जानेंगे प्राकृतिक खेती के बारे में। सर, प्राकृतिक खेती के बारे में हमारे दर्शकों को सबसे पहले अवगत कराइए। उसके बाद सर बताइए कि यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र शाहजहांपुर में किस किस तरह की खेती की विधि इस्तेमाल की जाती है। जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, रासायनिक खेती, किस किस तरीके से इसका उपयोग किया जाता है। धन्यवाद। जनपद में प्राकृतिक खेती को धीरे धीरे बढ़ावा दिया जा रहा है और इसका क्षेत्रफल इसका बढ़ रहा है। सामान्यतः जनपद में रासायनिक खेती अधिक क्षेत्रफल में की जाती है और उसके बाद जैविक खेती आती है। इसके अलावा प्राकृतिक खेती में भी क्षेत्रफल और जागरूकता हमारे किसानों में बढ़ रही है और आज किसानों को आवश्यकता है कि प्राकृतिक खेती की तरफ हम बढ़ें, क्योंकि प्राकृतिक खेती एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम कम खर्च में अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं और जो हमारा उत्पाद तैयार होगा खाद्यान्न के रूप में, सब्जी के रूप में, फल के रूप में, दलहन या तिलहन के रूप में, उसकी क्वालिटी गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है। क्योंकि प्राकृतिक खेती में जो विभिन्न हमारे रासायनिक उर्वरक हैं उनका प्रयोग नहीं होता है। यदि फसल में कोई रोग या कीट लगता है तो उसका नियंत्रण हम प्राकृतिक ढंग से उत्पाद तैयार करके करते हैं, तो हमारा केमिकल का भी प्रयोग नहीं होता। तो जो उत्पाद तैयार होता है वो शुद्ध होता है, पोषक तत्वों से भरपूर होता है और जो केमिकल है उनका बिल्कुल उसमें प्रभाव नहीं होता। तो इसलिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की आवश्यकता है और आगे का विकल्प भी हमारा प्राकृतिक खेती है, क्योंकि जो रासायनिक खेती है वो हमारी बहुत महंगी होती जा रही है। जो हमारा उत्पाद तैयार होता है उसमें इनका अंश बहुत ज्यादा रहता है, जिससे हमारे किसान भाइयों को या जो उनका सेवन करते हैं शहरी लोग, देहात के लोग, उनके स्वास्थ्य में भी गिरावट आ रही है और नई नई बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। इसका परिणाम स्वरूप है कि मेडिकल की तरफ किसानों को जाना पड़ता है, लोगों को जाना पड़ता है और आजकल मेडिकल बहुत महंगा हो गया। इसलिए देखा गया है लगभग 30 से 40% जो आमदनी होती है वो हमारी दवाओं में, डॉक्टर की फीस में, जांचों में खर्च हो जाती है। तो इसलिए और जो हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति वो धीरे धीरे क्षीण होती जा रही है, उत्पादन क्षमता भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। यहाँ तक कि फसलों को आज ज्यादा मात्रा में किसानों को उर्वरक डालना पड़ रहा है। साथ ही साथ जब इनका प्रयोग करते हैं तो फसलों में रोग और कीटों का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है, जिससे इनके नियंत्रण में हमारी पैसा भी ज्यादा लगता है, लागत भी बढ़ती है। प्राकृतिक खेती एक ऐसा माध्यम है जिसमें बहुत कम खर्च में हम इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। शुरुआत में थोड़ा सा उत्पादन कम होता है, लेकिन धीरे धीरे जब इसको हम लगातार करते हैं तो किसानों की जो मिट्टियां हैं, जो खेत हैं, उनकी उर्वरता स्तर बढ़ता जाता है और जो हमारे विभिन्न उत्पाद हैं उनका प्रयोग करके हम अपनी लागत को कम कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। ये जो प्राकृतिक खेती है, गौ आधारित प्राकृतिक खेती होती है। इसके लिए एक गाय बहुत आवश्यक होती है और प्रयोगों द्वारा, रिसर्च द्वारा ये सिद्ध हो गया है कि एक गाय यदि एक किसान के पास है तो उससे हम 20 से 30 एकड़ की खेती हम आसानी से केवल एक गाय से हम कर सकते हैं। इसके लिए जो गाय का गोबर, गौमूत्र होता है उसे हमें इकट्ठा करना होता है। इसके बाद जो हमारे आसपास खेतों के सड़कों किनारे विभिन्न वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं, उनके पत्तियों का प्रयोग किया जाता है और इनके प्रयोग से विभिन्न उत्पाद तैयार करते हैं। पोषण के रूप में हम जैसे बीजामृत बनाते हैं, जीवामृत बनाते हैं, घन जीवामृत बनाते हैं, कुड़क जल है, इसको हम विभिन्न अवस्थाओं में फसल की इसका प्रयोग करते हैं। तो हमें अलग से यूरिया, डीएपी, पोटास, रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसी तरह से यदि हमारी फसल में कोई रोग या कीट लगता है तो इसके लिए हम विभिन्न उत्पाद प्राकृतिक बनाते हैं, जो कि विभिन्न वनस्पतियों से बनाया जाता है। जैसे हमारा 10पर्णी अर्क है। 10पर्णी अर्क का मतलब होता है 10 तरह की वनस्पतियों के पत्ते, उसमें गौमूत्र का प्रयोग किया जाता है। कुछ हमारे जैसे दलहन है या हल्दी है, तंबाकू है, लहसुन है और लाल मिर्च है या हरी मिर्च है, इसका प्रयोग करके हम इसको बनाते हैं और ये एक ऐसा उत्पाद तैयार होता है, लगभग ये 1 महीने से लेकर के 45 दिन में तैयार हो जाता है। जितने भी फसल में, चाहे सब्जी है, चाहे हमारे फल वाले हैं या दलहन या तिलहन फसलें हैं, खाद्यान्न फसलें हैं, उसमें से लगने वाले कीड़े, जैसे रस चूसने वाले, फसल को काटने वाले, कुतरने वाले, सूड़ियां, टिड्डे, सभी को नियंत्रण बहुत आसानी से हो जाता है और बहुत ही सस्ता है। इसको तैयार कर लिया जाए और इसका हम प्रयोग करते हैं फसल में
तो हमारा बहुत प्रभावी ढंग से नियंत्रण हो जाता है, कम खर्च में तैयार हो जाता है। इसी तरह से कुछ ऐसे उत्पाद हैं जो 2 या 3 दिन में तैयार हो जाते हैं। जैसे हमारा नीमास्त्र है, दशपर्णी अर्क है, अग्नियास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, इनको भी बना करके किसान भाई प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से रोग कीट का नियंत्रण हो जाता है, और जो कि बहुत ही सस्ते हैं और प्रभावी हैं। इसी तरह से फसलों में विभिन्न तरह के बीमारियां लगती हैं। कभी फसल हमारी पीली पड़ने लगती है, बढ़वार रुक जाती है, कभी पत्तियों में धब्बे पड़ते हैं, तो उसके लिए फफूंदीनाशक, प्राकृतिक फफूंदीनाशक बनाते हैं। और इसमें हम जैसे पानी लेते हैं, कुछ हमारा जो छाछ या मट्ठा होता है उसको लेते हैं, और थोड़ी सी हींग लेते हैं, उसको मिला करके किसी बर्तन में हम लगभग 3 से 4 दिन रखते हैं, और उसको छान करके फसलों में प्रयोग करते हैं। तो हमारी जो भी ये बीमारियां हैं उससे इसका नियंत्रण, प्रभावी नियंत्रण हो जाता है बहुत कम खर्च में। प्राकृतिक खेती में एक और बात आती है कि जो हमारी मिट्टी है उसको आच्छादित करके रखें। जो भी फसल है उसकी 2 लाइनों के बीच में जो जगह होती है उसमें हम या तो फसल कोई दूसरी कोई फसल बो देते हैं, या हम इंटरक्रॉपिंग सहफसली लगा देते हैं। और यदि सहफसली नहीं लगा पाते हैं तो हमारा जो पुआल है या जो अन्य फसल अवशेष उससे हम ढक देते हैं। एक और तरीका है, आजकल सिल्वर मल्चिंग या प्लास्टिक सीट आ गई है, उनके द्वारा विशेषकर सब्जियों में प्रयोग किया जाता है, तो उसके द्वारा ढक दिया जाता है। तो इसमें देखा गया है कि हमारी खेतों की नमी संरक्षित रहती है, साथ ही साथ हमारे खरपतवार नहीं उगाते हैं, और मल्चिंग करते हैं तो धीरे धीरे ये सड़ करके खाद का रूप ग्रहण करती है और हमारी मिट्टी को उर्वरा शक्ति बढ़ती है। तो इसलिए आज देखा जाए तो किसानों के लिए एक विकल्प के रूप में तैयार हो रहा है कि प्राकृतिक खेती करेंगे तो हमारा उत्पादन बढ़िया होगा, स्वास्थ्य भी बढ़िया होगा, और ये बहुत सस्ती है, और धीरे धीरे इसका प्रयोग बढ़ता जा रहा है। विशेषकर जो हमारे आज की पीढ़ी है वो प्राकृतिक उत्पाद को उपयोग करना चाहती है, जिससे बीमारियों से, रोगों से दूर है। सर, इसी के साथ जानना चाहेंगे कि शाहजहांपुर केवीके में आपके पास कौन कौन सी तरीके की खाद है उपलब्ध इस समय? हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में हम प्रयास करते हैं, वर्मी कंपोस्ट केचुआ खाद बनाते हैं, और इसकी हमारे पास यूनिट भी है, प्रशिक्षण भी देते हैं। इसके अलावा हमारे पास नाडेप कंपोस्ट विधि है, जिसमें जमीन की सतह के ऊपर हम विशेष प्रकार का एक ढांचा बनाते हैं, और उसमें जो खरपतवार है, गोबर है, मिट्टी, अन्य अवशेष है, उनको भर करके विभिन्न परतों में हम इसकी खाद बनाते हैं, जो कि कम समय में तैयार हो जाती है। तो नाडेप कंपोस्ट भी है। हमारे पास एक एजोला यूनिट भी है। एजोला यूनिट एक काई होती है, और ये जब हम एक क्यारी बनाते हैं और उसमें पानी और गोबर का घोल डालते हैं तो एजोला ये बढ़ता रहता है, और इस एजोला का प्रयोग हम अपने खेतों में करते हैं, खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में। ये पशुओं को खिलाया जाए तो पशुओं का स्वास्थ्य बढ़िया रहता है और दूध का उत्पादन बढ़ता है। यहाँ तक कि मुर्गियों को यदि एजोला का प्रयोग किया जाए, खिलाया जाए, तो मुर्गियों का स्वास्थ्य बढ़िया रहता है, अंडे ज्यादा मिलते हैं। यहाँ तक कि देखा गया है जो मछली पालन लोग करते हैं, एजोला को यदि तालाब में डाल दें तो मछलियाँ इसको बड़े चाव से खाती हैं और उनकी बढ़वार अच्छी होती है। मतलब सर, एजोला केवल कृषि खेती में ही नहीं बल्कि मछली पालन में, मुर्गी पालन में भी काफी काम बहुत ही लाभदायक है, और ये इसमें प्रोटीन की मात्रा और जो हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं भरपूर मात्रा में होते हैं, और ये बिल्कुल शुद्ध होता है, क्योंकि इसमें किसी भी रसायन या केमिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो एजोला भी एक हमारे यहाँ उत्पादित किया जाता है, और इसका प्रयोग हम करते हैं। यहाँ तक कि अपने फार्म पर हम एक डिमॉन्स्ट्रेशन के रूप में जैविक खेती, प्राकृतिक खेती और रासायनिक खेती का ट्रायल भी लगाते हैं दोनों सीजन में, जिससे किसान आते हैं और देखते हैं और तुलना करते हैं। और हम लोग ये भी बताते हैं कि इसमें उत्पादन में इतना पैसा खर्च हुआ, इसमें इतना खर्च हुआ है, और इसका इतना उत्पादन होता है। तो इस तरह से भी हमें यहाँ पर प्रशिक्षण, प्रदर्शन और जानकारी देने का काम ये केंद्र करता है। जी, तो सर थे हमारे साथ एनपी गुप्ता जी, डॉक्टर साहब एनपी गुप्ता जी। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक खेती, जैविक खेती और रासायनिक खेती में क्या फर्क है और इससे क्या स्वास्थ्य में प्रभाव पड़ता है। तो आपने जाना कि किस तरीके से आप अलग अलग तरीके की खाद बना सकते हैं, जिससे कि आपकी खेती में काफी ज्यादा प्रभाव आपको दिखेगा। तो आप देख रहे थे फसल क्रांति, मैं हूं आर्यमन यादव। नमस्कार।